तो आज हम संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन के बारे में पढ़ते हैं। इसे हम पार्श्व क्रम संयोजन भी कहते हैं और इंग्लिश में पैरेलल कॉम्बिनेशन भी कहा जाता है। अब हम पहले ये सोचते हैं कि हमको संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन हमने देखा है, यहाँ पर हमको समांतर क्रम संयोजन की क्यों आवश्यकता पड़ी, क्यों कर रहे हैं हम इसको। हमारे लैब में एक 1 फैराड का हमारे पास संधारित्र है ना, आपने देखा है कैपेसिटर। अब उससे मुझे दिया गया दो 1 फैराड के संधारित्र दिए गए, उससे मुझे 2 फैराड का कैपेसिटर बनाना है। तो इसके लिए मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं श्रेणी क्रम में संयोजित करूं या समांतर क्रम में संयोजन करूं इन संधारित्रों का। तो मुझे इन दोनों का संयोजन करने के लिए मैं इन्हें एक एग्जाम्पल के तौर पर लिया है मैंने, इसी को मैं 3 भी कर सकती हूँ, है ना। तो हम इसको जोड़ने के लिए अब किस प्रकार का करेंगे, इसके लिए हम समांतर क्रम संयोजन करते हैं। ओके, अब यहाँ पर हम 3 संधारित्र ले लेते हैं। यहाँ पर पहला संधारित्र है, इसकी धारिता है C1 और दूसरे संधारित्र की धारिता है C2, तीसरे संधारित्र की धारिता है C3। इस प्रकार से हम C1, C2, C3 3 संधारित्र ले लिए। अब यहाँ पर इन संधारित्रों के देखिए आप तीनों संधारित्रों के C1, C2, C3 संधारित्रों के पहली प्लेट को हम किसी एक बिंदु से जोड़ देते हैं और इन तीनों संधारित्रों के दूसरी प्लेट को देखिए, दूसरी सभी प्लेटों को हम किसी दूसरे बिंदु से जोड़ देते हैं। ओके, और उसके बाद फिर हम यहाँ पर इस B बिंदु का, यानी इन जो दूसरे प्लेट के जो सभी दूसरे प्लेट जो हैं बिंदु B से जुड़े हैं, इनका कनेक्शन हम पृथ्वी से कर देते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर अगर हमें इसको आवेशित करना है इन प्लेटों को, तो हम इसके लिए हम क्या करेंगे, बिंदु A से और बिंदु B से चालक तार जोड़कर हम यहाँ पर विभव उत्पन्न करने के लिए एक बैटरी या सेल का कनेक्शन कर देते हैं यहाँ पर। क्लियर। तो यहाँ पर ये जो हमने ये सेटअप तैयार किया उसको कहा जाता है समांतर क्रम संयोजन। एक बार हम यहाँ पर देख लेते हैं कि ऐसा संयोजन जिसमें सभी संधारित्रों की पहली प्लेटें एक बिंदु पर तथा दूसरी प्लेटें एक साथ किसी अन्य बिंदु पर जुड़ी रहती हैं, तो इस प्रकार का संयोजन संधारित्रों का संयोजन समांतर क्रम या पार्श्व संयोजन कहलाता है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बिंदु A को पर हम आवेशित करते हैं, है ना, इस तरह से बैटरी से जोड़ के, और बिंदु B को हम पृथ्वीकृत कर देते हैं ताकि यहाँ पर जो भी है वह पृथ्वी में चला जाए। अब आगे हम इसमें देखते हैं, हमको इस समांतर क्रम संधारित्र संयोजन में हमको ये बात याद रखना पड़ेगा कि यहाँ पर विभवांतर V का मान नियत रहता है, लेकिन आवेश का मान नियत नहीं रहता है। लेकिन श्रेणी क्रम संयोजन में क्या था, जस्ट इसका विपरीत था। आवेश का मान नियत था और विभवांतर का मान नियत नहीं है। विभवांतर का मान बिंदुओं पर निर्भर करता है। यहाँ पर देखिए, ये सारे संधारित्र किसी के एक प्लेट एक बिंदु से जुड़े हैं और सभी इन संधारित्रों के दूसरे प्लेट किस दूसरे बिंदु से जुड़े हैं। फिर इन सभी का कनेक्शन किससे है, इस V से है, यानी यहाँ पर सारे के सारे एक बिंदु से और इधर दूसरा जो है इस एक बिंदु से जुड़े हैं, यानी इन दोनों बिंदुओं के बीच में जो विभवांतर उत्पन्न होगा वही जो है इन सभी संधारित्रों का विभवांतर होगा, यानी विभवांतर का मान बिंदुओं पर निर्भर करता है। श्रेणी क्रम संयोजन में हमने देखा था कि वहाँ पर 3 संधारित्र लिए थे, ये अलग अलग बिंदुओं से जुड़े थे, तो वहाँ पर विभवांतर का मान अलग, वहाँ पर कैसा था, वहाँ पर अलग अलग था। हम इसको इस तरह से देख सकते हैं, जैसे हम मान लो
एक मैं इसको एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रही हूँ। मान लो हम इसी डायग्राम को लेकर देखते हैं। मान लो ये एक ऐसा पाइप है, ओके। यहाँ से हम इसमें फिर इस तरह से इसका बनावट इस प्रकार से है। यहाँ से हम इसमें पानी डाल रहे हैं तो किस प्रकार से जाएगा पानी, यहाँ पर इस साइड भी बढ़ जाएगा कुछ मात्रा इस साइड भी बढ़ जाएगी और कुछ मात्रा पानी की इस साइड से बच जाएगी। वही काम जो है यहाँ पर आवेश का होता है। आवेश यहाँ से आ रहा है, आवेश की कुछ मात्रा यहाँ पर जा रही, कुछ मात्रा यहाँ पर जा रही, कुछ मात्रा वहाँ पर जा रही। श्रेणी क्रम में हमने क्या देखा था, वहाँ पर जो रास्ता था वह एक जैसा था। जैसे एक जैसा रास्ता है वैसे एक जैसा था, तो वहाँ पर आवेश का मान जो है हर एक छोटे पतले सभी रास्तों में एक समान जाएगा। लेकिन यहाँ पर इस तरह से अलग अलग रास्ते हैं, तो यह जो है यह आवेश बट जाता है ना। जैसे यहाँ पर पानी बढ़ जाता है वैसे ही आवेश यहाँ पर बढ़ जाता है। तो हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ माने हमको यहाँ समांतर क्रम संयोजन में ये बात याद रखना पड़ेगा कि यहाँ पर V का मान नियत होता है लेकिन आवेश नियत नहीं होता है। हमने अभी इस दोनों डायग्राम के जरिए यहाँ पर देखे, तो मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा। तो यहाँ पर जैसे ही इसे कनेक्ट करते हैं इस प्रकार से यहाँ पर आवेश जो है प्लस Q के रूप में यहाँ पर आती है। तो यहाँ पर इस बिंदु A से आवेश का कुछ मात्रा Q1 के रूप में इस C1 में जाएगा, आवेश का कुछ मात्रा Q2 के रूप में C2 में जाएगा और कुछ मात्रा Q3 के रूप में C3 में जाता है। फिर हम आगे देखते हैं यहाँ पर। तो अभी हम यहाँ इस डायग्राम से ये देख पाए कि Q इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। इसको मैं आगे और बताऊंगी, फिलहाल अभी यहाँ पर देखते हैं। यह Q1 यहाँ पर पहुँचा तो इस C1 के जो पहला प्लेट है वह इस तरह से धन आवेशित हो जाएगा। अब देखते हैं हम यहाँ पर ये पहले प्लेट में यह धन आवेश जो है इस तरह से दोनों तरफ आवेशित हो जाता है और यहाँ पर प्रेरण की प्रक्रिया से दूसरे C1 के दूसरे प्लेट में के निकटवर्ती तल में यहाँ पर ऋण आवेश प्रेरित होता है और दूरवर्ती तल में धन आवेश प्रेरित होता है। ये सारा संधारित्र के सिद्धांत से होता है, इस चीज़ को हम देख चुके हैं। इस प्रकार यहाँ पर यह Q1 आवेश जो है इस रास्ते से यहाँ B तक पहुँच जाता है। केवल यहाँ पर माइनस आवेश यानी माइनस Q1 और इस पर प्लस Q1 मौजूद रहता है। ओके, अब दूसरे के लिए देखते हैं हम। दूसरे संधारित्र C2 में यह Q2 आवेश आता है। यहाँ पर यह पहला वाला जो प्लेट है वह दोनों तरफ धनावेशित हो जाता है। प्रेरण की प्रक्रिया से यहाँ पर ऋणावेश हो जाता है और दूरवर्ती तल में इस प्रकार यहाँ पर धनावेशित हो जाता है। यहाँ पर यह जो धनावेश है वह Q2 के रूप में इस तरह से इस बिंदु P पर आ जाता है। अब यहाँ क्या बच जाता है, इधर यहाँ पर Q2 आ रहा था वह Q2 के रूप में इधर बच जाता है। यहाँ पर देखिए ये यानी प्लस Q2 के रूप में, इधर माइनस Q2 के रूप में। क्लियर। अब आगे हम देखते हैं यहाँ पर C3 वाले में यह Q3 आ रहा है यहाँ से पॉइंट A से, तो यहाँ पर C3 के पहले प्लेट में दोनों तरफ यहाँ पर धनावेश इस तरह से आवेशित हो जाता है और प्रेरण की प्रक्रिया से यहाँ पर ऋण आवेश उपस्थित हो जाता है। इधर दूरवर्ती तल में इधर धन आवेशित हो जाता है और यह धन आवेश इस रास्ते से यहाँ Q3 इस तरफ पॉइंट B तक पहुँच जाता है। क्लियर। अब यहाँ पर कौन सा आवेश बच जाता है, पहले प्लेट में कौन सा आवेश रहेगा, प्लस Q3 के रूप में आया था ना, और यहाँ पर यह तो उधर चला गया है तो बचा क्या है, माइनस, तो माइनस Q3 के रूप में। तो आप लोग देख लीजिए यहाँ डायग्राम में पहले इसमें संधारित्र के पहले प्लेट में प्लस Q1 इधर माइनस Q1, संधारित्र C2 के पहले प्लेट में प्लस Q2 इधर माइनस Q2, संधारित्र C3 के पहले प्लेट में प्लस Q3 और दूसरे प्लेट में माइनस Q3। अब यहाँ पर इनका कनेक्शन जो है पृथ्वीकृत कर दिया जाता है, जैसा कि हम यहाँ पर इसके जो संरचना की वहाँ पर मैंने बताया था कि ये वाला पॉइंट भी पृथ्वीकृत हो जाता है। तो सारा का सारा ये जो धन आवेश जो आता है वह धन आवेश कहाँ चला जाता है,
पृथ्वी में चला जाता है। तो सभी प्लेटों में ऋणावेश ही बच जाता है इस दूसरे प्लेट में। क्लियर? अब यहाँ पर इसका हम एक तुल्य परिपथ बनाते हैं, जो कि हमारे संधारित्र संयोजन का एक, हम कह सकते हैं कि जो काम यहाँ ये 3 संधारित्र मिलकर करते हैं वही काम इन तीनों का कॉम्बिनेशन वाला संयुक्त रूप से एक संधारित्र हम यहाँ पर लेते हैं, तो वह इन तीनों का एक रूप को यहाँ पर प्रदर्शित करता है। तो वो ये संधारित्र, ये इस तरह से हम इसको दर्शा सकते हैं। इसकी धारिता C, और यहाँ पर ये पॉइंट देखिए, ये सारा का सारा A पॉइंट से है, यानी पूरे को हम एक संधारित्र मान लिए। और यहाँ पर ये पूरा दूसरा किस में जुड़ा है, सभी के दूसरे प्लेट B से, तो ये संधारित्र का दूसरा ये B से। फिर उसके बाद यहाँ पर हम इसमें विभवांतर उत्पन्न करते हैं इस सेल के जरिए से। ठीक है, यहाँ पर फिर ये प्लस Q आवेश इस तरह से आता है। यहाँ पर दोनों प्रथम प्लेट में यहाँ पर धनावेशित हो जाता है, दूसरे प्लेट में इस तरह से ऋणावेशित हो जाता है, और इधर दूरवर्ती तल में धनावेश हो जाता है। तो यहाँ पर फिर ये प्लस Q आवेश जो है इस तरफ से यहाँ फिर पृथ्वीकृत हो जाता है। तो फाइनली यहाँ पर क्या बचता है, पहले प्लेट में प्लस Q और दूसरे प्लेट में माइनस Q बचता है। इसको हम तुल्य परिपथ क्यों लेते हैं, आप एक एग्जाम्पल ले सकते हो। हम कोई काम करते हैं, मान लो 3 व्यक्ति मिलकर, यहाँ ये 3 व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति मिलकर एक काम कर रहे हैं, और इन तीनों की जगह में अगर कोई एक व्यक्ति इन सारे काम को कर लेता है तो वही चीज़ यहाँ पर दिख रहा है। ओके, हमको बस याद रखना है कि V का मान नियत होगा, Q का मान यहाँ पर नियत नहीं होता है। आगे फिर हम इसके लिए कैलकुलेशन देखते हैं। तो सबसे पहले हमको जो इसमें पता है, इसके लिए अगर हमको व्यंजक निकालना है तो हम देख रहे हैं कि डायग्राम में हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे कि Q जो है 3 पार्ट में बट रहा है। यानी कि यदि हम यहाँ पर 3 संधारित्र लिए हैं तो तीनों संधारित्रों में जो आवेश का मान है वह क्या हो रहा है, Q इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के रूप में है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि Q इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, इसको हम इक्वेशन 1 दे देते हैं। यह हम कहाँ से निकाले, हम डायग्राम से निकाले। ठीक है, हमको डायग्राम में दिख रहा था। अब हमने 3 संधारित्र लिया है यहाँ पर, तो इन 3 संधारित्र में हम सबसे पहले संधारित्र में देखते हैं कि क्या चीज़ है वहाँ पर। तो यहाँ पर जो आवेश जो प्रवाहित होता है, आवेश का मान Q1 है, विभवांतर V है, और इसकी धारिता क्या है, C1 है। ओके, वैसे ही हम दूसरे संधारित्र को देखते हैं। इस प्रकार से, तो इस दूसरे संधारित्र में यहाँ पर प्रवाहित आवेश का मान Q2 है, विभवांतर V है एक समान, धारिता इसकी C2 है। इसी प्रकार हम तीसरे संधारित्र को भी देखते हैं। तो यहाँ पर इसमें आवेश का मान कितना है, Q3 है, विभवांतर V, और यहाँ पर जो इसकी धारिता है वह C3 के रूप में है। ओके, हमने धारिता वाले में जब स्टार्टिंग में हम चालक की धारिता या संधारित्र की धारिता देखे थे, तो वहाँ पर हम ये पढ़े थे कि जैसे जैसे उस चालक में आवेश का मान बढ़ाया जाता है, विभवांतर का मान बढ़ते जाता है। इसके अकॉर्डिंग फिर Q इक्वल्स टू CV हम पढ़े थे। वहीं से हम यहाँ पर पहले संधारित्र के लिए देखते हैं Q1 इक्वल्स टू C1 इंटू V। ठीक है, हम सारा चीज़ किस लिए कर रहे हैं, इस फॉर्मूले में वैल्यू रखने के लिए। तो ये हमको पहले संधारित्र के लिए मिल गया। अब दूसरे संधारित्र के लिए देखते हैं Q2 इक्वल्स टू C इंटू V, ये हमको मिल गया। अब तीसरे संधारित्र के लिए हम देखते हैं कि यहाँ पर Q3 इक्वल्स टू C3 इंटू V हमको इस प्रकार से मिल गया। अब इन सारी वैल्यूज़ को हम यहाँ पर इक्वेशन 1 में रख देते हैं। तो जब हम इक्वेशन 1 में हम इसकी वैल्यू रखते हैं, हमारे पास क्या था, Q इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 था। हम यहाँ पर राइट साइड में देखते हैं, मान को रख देते हैं। तो C1 इंटू V प्लस C2 इंटू V प्लस C3 इंटू V, कॉमन क्या निकल रहा है, यहाँ V कॉमन निकल जाएगा। तो
V इंटू C1 प्लस C2 प्लस C3। इस प्रकार से ये हमको निकल गया। हम यहाँ पर इसको नेक्स्ट इक्वेशन दे देते हैं, सेकंड इक्वेशन। ओके, अब आगे हम देखिए C इंटू वी इक्वल्स टू V इंटू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो यहाँ पर ये V और V कैंसिल हो गया, C इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3 ये आ गया। इसको हम इक्वेशन 4 दे देते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हमको जो ये फाइनल में ये जो मिला है C इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3, इसको हम ये कह सकते हैं हम यहाँ पर कि संधारित्रों के जो हमने अभी संयोजन किया है, कौन सा संयोजन है ये? समांतर क्रम संयोजन। संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन में तुल्यधारिता, ये जो तुल्यधारिता का मान आया है वह तुल्यधारिता प्रत्येक संधारित्र, 3 संधारित्र लिए हम लोग, प्रत्येक संधारित्र, इसको हम ज़्यादा भी कर सकते हैं हम समझने के लिए। यहाँ पर 3 संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन में तुल्यधारिता प्रत्येक संधारित्रों की तुल्यधारिता संधारित्रों की धारिता के योगफल के बराबर होती है। ओके, यानी C इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3, यानी हम ये कह सकते हैं कि संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन में तुल्य धारिता प्रत्येक संधारित्र की धारिता के योगफल के बराबर होती है। क्लियर? यानी हमको यहाँ पर संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन के लिए हमको क्या क्या याद रहना चाहिए कि V का मान नियत होना चाहिए और Q की वैल्यू यहाँ पर नियत नहीं होती है। 3 पार्ट में बढ़ जाता है, हमने देखा। इसमें हम कुछ कंडीशंस देखते हैं हम आगे और क्या इसमें। इसको समझने के लिए Q डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू C ये है, इसको समझने के लिए 2 कैपेसिटर ले लेते हैं। पहले संधारित्र से Q1 इक्वल्स टू C1 इंटू V, दूसरे संधारित्र से Q2 इक्वल्स टू C इंटू V, C2 इंटू V हमको मिला। अब इन दोनों को अगर हम डिवाइड करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड को देखिए Q1 अपॉन Q2 इक्वल्स टू राइट हैंड साइड को देखिए C1 इंटू V अपॉन C2 इंटू V। कैंसिल हो गया ये। हमारे पास क्या आता है फिर? Q1 अपॉन Q2 इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि समांतर क्रम संयोजन में जो प्रत्येक संधारित्र रहता है तो उस संधारित्रों को जो आवेश मिलता है उसका मान, आवेश का मान उसकी धारिता के अनुपात के बराबर होता है। ये हमने देखा ना यहाँ पर कि Q1 इक्वल्स टू Q2 इक्वल्स टू Q1 अपॉन Q2 इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। ओके, इसी को यदि हम इस तरह से भी लिख सकते हैं Q1 अनुपात Q2 इक्वल्स टू C1 अनुपात C2। यही अगर मान 3 हमारे पास संधारित्र हैं तो 3 संधारित्रों के लिए हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं C1 रेशियो C2 रेशियो C3, इस प्रकार से लिख सकते हैं। क्लियर? तो इस प्रकार हम यहाँ पर आज देखें कि हमारे पास यहाँ हम संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन किस प्रकार से करते हैं। अब हम यहाँ पर एक चीज और यहाँ पर देखते हैं संधारित्रों के समांतर क्रम में तुल्य धारिता का मान संयोजन में लगे सबसे अधिक धारिता वाले संधारित्र से भी अधिक होता है। हम श्रेणी क्रम में देखे थे कि संधारित्रों के श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता का मान संयोजन में लगे सबसे कम धारिता वाले संधारित्र से भी कम होता है। यहाँ पर इसका जस्ट विपरीत होता है। क्लियर? तो हम इस बात को एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। मैं यहाँ पर 3 संधारित्र लेती हूँ जिसकी पहले संधारित्र की धारिता 1 फैरेड, दूसरे संधारित्र की धारिता 2 फैरेड, तीसरे संधारित्र की धारिता 3 फैरेड है। इनसे हम समांतर क्रम संयोजन करते हैं। डायग्राम वैसा ही बनेगा। मैं यहाँ पर इसकी तुल्य धारिता निकाल के बताती हूँ। तो इसके लिए फॉर्मूला है C इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3, ये हमने अभी देखा। तो फिर हमारे पास इसमें अगर वैल्यूज को रख देते हैं तो C यानी उस तुल्य परिपथ की धारिता हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 फैरेड।
यानी इसको जब ऐड करेंगे तो हमको 6 फैरेड मिलता है। तो हम यह देख सकते हैं कि यहाँ पर संयोजन में ये जो सबसे कम धारिता है, धारिता वाला संधारित्र 1 फैरेड, उससे भी यह अधिक, ये सबसे कम वाला है और यहाँ पर सबसे अधिक वाले को हमको मेजर करना है यहाँ पर, तो ये 3 फैरेड है ना, तो यहाँ पर इस 3 फैरेड से यह अधिक है। तो ये जो हम लाइन लिखे हैं, यह बात इसकी यहाँ पुष्टि होती है कि संधारित्रों के समांतर क्रम में जो तुल्य धारिता का मान होता है वह सबसे अधिक धारिता वाले संधारित्र से भी अधिक होता है। ओके, थैंक यू। हम इसको क्यों कर रहे हैं, इस चीज को देखते हैं। यहाँ पर क्यों हमने ये किया, मुझे दिया गया था 2 संधारित्र दिया गया था जिसकी धारिता थी 1 फैरेड और मुझे इससे 2 फैरेड लेकर आना था। तो इसको करने के लिए 2 फैरेड लेने के लिए मैं श्रेणी क्रम में संयोजन करूं या समांतर क्रम में संयोजन करूं। तो श्रेणी क्रम में करती तो क्या था, वहाँ का क्या था रिजल्ट, 1/c = 1/c1 + 1/c2 से तो कम आता। तो मुझे तो 2 फैरेड लेकर आना है, तो इसलिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पर c = c1 + c2, ये क्या है, समांतर क्रम संधारित्र है, संयोजन है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 + 1 = 2 फैरेड। इस तरह से मैंने जो स्टार्टिंग में मेरा गोल था वो भी कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू।